नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का 8वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन का हल कराया जा चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में आप करेंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड किया गया तो उसे भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला जो प्रश्न है आज का, एक पेन ड्राइव है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज एकक यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। पेन ड्राइव ये अच्छे जो है सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इससे आसानी से जो है हर जगह लेकर जाया जा सकता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, यह सेकेंडरी स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल शिफ्ट और ALT ये कहलाते हैं। तो ये मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कीबोर्ड में आप देखे होंगे जो कंट्रोल की होता है शिफ्ट और ALT ये मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। शिफ्ट की का प्रयोग जो है कैप्स लॉक के विपरीत अक्षरों को बनाने या अन्य कुंजियों पर विराम चिन्ह और अन्य प्रतीकों यानी कि सिंबल तक पहुंचने के लिए करते हैं। कीबोर्ड एक जो है आपका क्या है, तो वह इनपुट डिवाइस है। ये भी प्रश्न बनता है, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल बताइए। तो कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे पूछा गया कंट्रोल शिफ्ट और ALT ये कहलाते हैं, तो मॉडिफायर कीज कहलाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किस सागर से होकर गुजरती है। तो यह गुजरती है आपका बाल्टिक सागर से। ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, बाल्टिक सागर। नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन ये बाल्टिक सागर से होकर गुजरती है। यह जो है वाइवोर्ग जो कि रूस में है, वाइवोर्ग ये आपका रूस में है। और रूस से ये यानी कि वाइवोर्ग से ये बाल्टिक सागर से होते हुए लुब्निन जो कि जर्मनी तक यह जाती है। और यूरोप में जर्मनी रूस की गैस का जो है सबसे बड़ा वह उपभोक्ता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। किस सागर से होकर गुजरती है नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन, तो बाल्टिक सागर से। अगला क्वेश्चन है, बन्नी घास भूमियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो बन्नी घास भूमि जो है वह गुजरात में पाया जाता है। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। देखा जाए तो यह गुजरात के कच्छ जिले में बन्नी घास भूमि पाई जाती है। अगला प्रश्न अब देखते हैं, धारणीय कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो अर्थ है, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। धारणीय कृषि का अर्थ है कि पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक वह बनी रहे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, निम्न में से किसने तिब्बत पार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन यानी कि ओजोन आभा मंडल जिसे ओजोन हैलो कहा जाता है का पता लगाया था। तो पता लगाए थे GW कैंट मूर ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। टोरंटो विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक थे यह GW कैंट मूर। इनके नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो जिसे ओजोन आभा मंडल कहते हैं का पता लगाया था इन्होंने। और 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो यह हाइड्रोजन है। कई बार ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न, याद रखिएगा। जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा जो है उन्मुक्त होती है। और अपने बल्कि उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित जो है उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है यह। और हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। तो सबसे कम जो पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है वह हाइड्रोजन होगा, इन ऑप्शन में जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कोड दिया गया है भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम है, और दूसरे सूची में दिया गया है वर्ष दिया गया है।
तो वन संरक्षण अधिनियम, अभी पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, ये प्रश्न था भी कि वन संरक्षण अधिनियम कब जो है पारित हुआ था। तो 1980 में पारित हुआ था वन संरक्षण अधिनियम, यानी कि ए का पहला हो जाएगा यहाँ पे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में, यानी कि ए का हो जाएगा पहला और बी का हो जाएगा दूसरा। आगे देखते हैं, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ यह? तो यह पारित हुआ था 1981 में, यानी कि सी का तीसरा सही है। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित हुआ था। तो पहला, ए का पहला और बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, यानी कि क्रम से सही है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि डी विकल्प बिल्कुल सही है यहाँ पे। 9वां प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है यह? तो ये भी कई परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है हमेशा प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान पूछा गया है कहाँ पे है, यह कहाँ स्थापित है? तो यह देहरादून में स्थापित है, उत्तराखंड के देहरादून में वर्ष 1906 में ये स्थापित की गई थी। और ये सबसे पुराना संस्थान भी है। और 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, तो यूजीसी के द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय भी इसे घोषित कर दिया गया है। और एक प्रश्न और बनता है, वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, यदि प्रबंधन शब्द जुड़ जाए, वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है, तब आपका आंसर हो जाएगा भोपाल। तो दोनों याद रखिएगा, केवल वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो देहरादून में है, और वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए कहाँ है, तो वह भोपाल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? तो यह सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी है ऋग्वेद की सरस्वती। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं, मुंडा जो है, मुंडा बिरसा, संथाल कान्हो, अहोम, गोमधर कुंवर और नायक विद्रोह का जो है ताना भगत दिया गया। तो ये आपका जो है गलत है, डी ऑप्शन। मुंडा विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था वह 1899 या 1899 और 1900 ईस्वी में रांची के दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। और संथाल विद्रोह जो हुआ था वह आपका 1855-56 में हुआ था। ये प्रश्न बनता है यहाँ से संथाल विद्रोह से कि 1857 की क्रांति से ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ था, और यह 1855-56 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह के नेता थे सीधो और कान्हू। तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे सुमेलित है। अहोम विद्रोह दिया गया है गोमधर कुंवर। तो अहोम विद्रोह ये आपका 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। और ताना भगत जो डी ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे, तो ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर पठार में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वह थे जत्रा भगत और बलराम भगत। जत्रा भगत और बलराम भगत थे, ना कि ताना भगत। तो यहाँ पे डी विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो वह थे मोहम्मद अली जिन्ना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी की धार्मिक नेताओं द्वारा प्रारंभ जो है खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, जबकि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी ये खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? तो यह होता है 3 जनवरी को।
ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है 3 जनवरी को। इस तिथि को उपसौर कहा जाता है। उपसौर या इंग्लिश में कहें तो पेरीहेलियन कहा जाता है इसे। इसके विपरीत देखा जाए तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, यानी कि 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर होती है और इस तिथि को जो है अपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई को जो है आपका अपसौर या अपहेलियन अंग्रेजी में से कहा जाता है, अपहेलियन, और उपसौर को कहा जाता है पेरीहेलियन। तो दोनों ही याद रखिएगा। जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो इसे उपसौर कहा जाता है। यह घटना 3 जनवरी को होता है। और पृथ्वी सूर्य से जो सर्वाधिक दूरी पर होती है जो 4 जुलाई को यह घटना होता है और इस स्थिति को अपसौर या अपहेलियन कह सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे निकटतम दूरी, तो 3 जनवरी सही हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो वनारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखा जाए मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय जो सम्मिलित किए जा सकते हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं, जो जिनमें वृक्षारोपण आपका आ जाएगा। यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है, वृक्षारोपण या वनारोपण। सोपानी या समोच्चरेखीय कृषि जो पहाड़ों पे होता है, सोपान या समोच्चरेखी, सोपान यानी कि सीढ़ी नुमा खेती की जाती है और उसे समोच्चरेखीय कृषि भी कहते हैं। तो इस तरह से भी जो है मृदा संरक्षण या मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, मेड़बंदी, ये सभी जो है प्रमुख जो प्रभावी उपाय हैं जिसे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया वनारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कानून के समक्ष देखा जाए समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता और अनुच्छेद 15 के तहत, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकार में शामिल हैं, जबकि आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। मौलिक अधिकार का वर्णन आपका अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है और भाग 3 में है, तो ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये होता है प्रधानमंत्री के पास, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां वह प्रधानमंत्री के पास होती हैं। और जो अनुच्छेद 74 में दिया गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार वह कार्य करेंगे। तो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है? तो यह होता है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हरियाली योजना संबंधित है? तो जल प्रबंधन से यह संबंधित है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो एक तरफ है योजना और दूसरी तरफ दी गई है प्रारंभ वर्ष। तो पहला दिया गया आम आदमी बीमा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में, ए का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 2007 में हुई थी। और पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो ये शुरू हुआ था 2021 में, बी का हो जाएगा पहला। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत हुई 2018 में, सी का हो जाएगा चौथा। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। तो 3, 1, 4, 2 जिस ऑप्शन में होगा, तो यहाँ पे 3, 1, 4, 2 यानी कि सी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। पहला दिया गया साधारण यादृच्छ प्रतिचयन, बी है अस्त्रित प्रतिचयन, सी है आनुपातिक प्रतिचयन और डी है स्नोबॉल प्रतिचयन और ई है व्यवस्थित प्रतिचयन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो इसमें आप देख सकते हैं जो परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत दिया गया है, तो इसमें साधारण यादृच्छ प्रतिचयन आ जाएगा और अस्त्रित प्रतिचयन और व्यवस्थित प्रतिचयन। इसमें आनुपातिक नहीं है और स्नोबॉल प्रतिचयन नहीं है, यानी कि ए, बी और ई। विकल्प कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और परिमाणात्मक शोध या कह सकते हैं मात्रात्मक शोध या वस्तुतः आदिशात्मक शोध होते हैं। इस शोध में अभिकल्प पूर्व में ही निर्धारित कर लिया जाता है। यह निगमनात्मक पद्धति का अनुसरण करता है। और परिमाणात्मक शोध में जो है प्रयुक्त जो परिचयन प्रविधियां हैं उनमें आपका साधारण आकस्मिक या यादृच्छिक न्याय दर्शन है, यादृच्छिक संख्या सारणी का प्रयोग किया जाता है, व्यवस्थित प्रतिदर्शन है, अस्त्रित यादृच्छिक या आकस्मिक न्याय दर्शन है, गुच्छ न्याय दर्शन है, द्विश प्रतिदर्शन है। तो विकल्प में जो है आपका ए, बी, ई सही है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है? तो वह है स्मृति स्तर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की जो प्रबलता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसमें श्रवण स्तर ये शिक्षण का स्तर नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अवबोध स्तर, विमर्शीय स्तर और स्मृति स्तर ये सभी शिक्षण के स्तर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें 4 ऑप्शन है, एक गलत है। कौन सा है वह? तो पहला देखते हैं, इसमें लिखा गया है आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल गलत है। आप जो है एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके कई सारे ईमेल आईडी जो है बना सकते हैं। तो पहला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आपका ईमेल आईडी में आप देखते हैं जो है कोई भी खाली स्थान नहीं होता उसमें। एक ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ईमेल आईडी केस संवेदी यानी कि सेंसिटिव होता है, ये भी सही है आपका। तो आपसे पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी ईमेल में अधिकांश मेल प्रोग्रामों में अपने आप निम्नांकित 2 भाग पूर्णतः होते हैं। तो इसमें एक प्रेषक होता है और प्रति होता है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। किसी भी ईमेल में अधिकांश मेल प्रोग्रामों में अपने आप जो 2 भाग पूर्णतः होते हैं वे हैं प्रेषक और प्रति। विषय पर क्रमशः क्रमानुसार स्वतः पहुंचेगा, जबकि प्रति ऑप्शन पर क्लिक करके ईमेल की प्रति किसी और प्राप्तकर्ता यानी कि यूजर को भेजी जा सकती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2022 में संपन्न सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, 2022 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता पुर्तगाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एंडी फदेल मोहम्मद ने, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो बैडमिंटन प्रतियोगिता पुर्तगाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 के विजेता हैं उनमें पुरुष एकल विजेता एंडी फदेल मोहम्मद हैं। ये इंडोनेशिया से संबंधित हैं। यदि पूछा है इनका संबंध किस देश से है, तो ये इंडोनेशिया से संबंधित हैं। और उपविजेता जो रहे हैं वो करण राजन रहे हैं और इनका संबंध था डेनमार्क से। तो उपविजेता और विजेता जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? तो वह है कैप्टन अभिलाषा बराक, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मई 2022 में अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला
लड़ाकू एविएटर बनी है। अभिलाषा बराक को वर्ष 2018 में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, जिसे कहते हैं OTA, चेन्नई से भारतीय सेना में शामिल इनको किया गया था। अगला प्रश्न है, जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्य को पूरा कर देता है तो यह कार्यात्मक हो जाता है, यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC को भेजे जाएं? तो यह निर्णय लिया गया था 1952 में। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तर्ज पर भारत में भी राधाकृष्णन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। यानी कि ये प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, UGC का गठन किस समिति या कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? तो राधाकृष्णन समिति की सिफारिश या अनुशंसा पर UGC का गठन हुआ था। और वर्ष 1952 में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को किसी भी तरह के अनुदान का आवंटन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यानी कि UGC के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सन पूछा गया था, किस सन में। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? तो इस फिल्म का नाम है सोरारई पोट्टू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार सोरारई पोट्टू को प्राप्त हुआ है। यह एक तमिल फिल्म है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए सामान्य अध्ययन का 8वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। तो यदि आप लोग नहीं देखें अभी तक तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा GS प्रैक्टिस सेट का। तो सभी वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।